नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज हम आपको समुद्र में हिंदुस्तान के स्वाभिमान का एक विराट विश्लेषण दिखाएंगे। आज हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है क्योंकि आज भारत ने अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर अपने नौसेना में शामिल कर लिया है। इसका नाम है INS विक्रांत। यह संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है और इसका अर्थ होता है साहसी। और आज हम आपको विक्रांत का विराट रूप बहुत करीब से दिखाएंगे। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अभी तक चीन हिमालय के पहाड़ों के पीछे से हम पर हमला करता आया है, लेकिन अब चीन पानी के रास्ते भी हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। यानी पहाड़ और पानी, हमें इन दोनों ही मोर्चों पर चीन से लड़ना होगा। इसके बाद हम आपको नौसेना का नया ध्वज दिखाएंगे जो छत्रपति शिवाजी महाराज की राज मुद्रा से प्रेरित है। अब इस ध्वज से अंग्रेजों की गुलामी के सारे निशान मिट गए हैं और भारत के शौर्य के चिन्ह इस पर अंकित कर दिए गए हैं। और इसके बाद मृत्यु को हराने की टेक्नोलॉजी पर एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण आपके लिए होगा। अगर कोई मृत व्यक्ति आपको आपके व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजे जिसमें वो कहे कि मेरी शोक सभा में जरूर आना, तो आपको कैसा लगेगा? या अंतिम संस्कार के दौरान मृत व्यक्ति का डिजिटल अवतार आपसे बात करने लगे, तो आपको कैसा लगेगा? हाल ही में इंग्लैंड में एक 87 वर्ष की महिला ने अपनी मौत के बाद अपनी शोक सभा में मौजूद लोगों के साथ बातचीत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। हमारे शास्त्रों में जन्म और मृत्यु को एक चक्र माना गया है और अब टेक्नोलॉजी इस चक्र को तोड़ रही है। आज इसी चक्र के बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। बेंगलुरु से प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक को 3,700 करोड़ रुपए की सौगात दी। उन्होंने कई औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से व्यापार में आसानी होगी और कारोबार को मजबूत करने में मदद मिलेगी। भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के वार पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। नीतीश ने बिना नाम लिए कहा कि वो पहले अपना देख लें, उसके बाद दूसरी जगह देखें जहां भ्रष्टाचारियों को पनाह दी जाती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के विधायकों और सांसदों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। दरअसल गुरुवार को कोच्चि से पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा था और कहा था कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए राजनीति में ध्रुवीकरण हो रहा है। पश्चिम बंगाल के कोयला तस्करी मामले में टीएमसी के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से ईडी ने पूछताछ की। पूछताछ के लिए अभिषेक बनर्जी सुबह के करीब 11 बजे सॉल्ट लेक इलाके में सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित ईडी दफ्तर में पहुंचे थे। इस मामले में पहले भी उनसे कई बार पूछताछ की जा चुकी है। पूछताछ के बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मैं उनके सामने झुकने को तैयार नहीं हूं। जो हमसे राजनीतिक रूप से लड़ नहीं सकते, वो हमें डराने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। द्वारका में उन्होंने गुजरात के लिए एक और चुनावी गारंटी का ऐलान किया। उन्होंने गुजरात के किसानों को MSP की गारंटी दी है। केजरीवाल ने कहा कि गेहूं, चावल, कपास, चना और मूंगफली को MSP पर खरीदा जाएगा। साथ ही उन्होंने कृषि के लिए प्रतिदिन बिजली देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हम 12 घंटे बिजली देंगे। दिल्ली के सीएम ने सीबीआई और ईडी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दुमका में हुई वारदात को लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी में बवाल दिखा। रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मफेयर होटल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड से आए सत्तारूढ़ विधायक इसी होटल में ठहरे हैं। इस बीच झारखंड की सियासत को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सरकार के 2 मंत्री आज रांची से रायपुर पहुंचे हैं। उधर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली पहुंचे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के आधे से ज्यादा मामलों को फर्जी बताया है। अशोक गहलोत जयपुर में राजस्थान पुलिस एकेडमी में दीक्षांत परेड में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिला अपराध के जो केस हैं, उसमें से करीब 56% झूठे हैं। प्रदेश में अपराध कंट्रोल में है। गौरतलब है कि राजस्थान महिलाओं से यौन अपराध के मामले में पहले नंबर पर है। इस बीच राम देवड़ा मंदिर का वो वीडियो सामने आया है जिसमें अशोक गहलोत के सामने मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं।
यूपी के बागपत से दिल्ली और दुमका जैसी घटना सामने आई है। एक मुस्लिम लड़के ने नाम बदलकर हिंदू लड़की को शादी का झांसा दिया और अपने साथ ले गया। जब हकीकत सामने आई तो लड़की अपने घर लौट आई। आरोप है कि युवक अब भी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है और परिवार पर जबरन लड़की को भेजने का दबाव बना रहा है। जब लड़की के पिता ने भेजने से मना किया तो आरोपी ने माता पिता का सिर धड़ से अलग करने की धमकी दे डाली। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत की जांच को लेकर गोवा पुलिस अब भी हिसार में डटी है। गोवा पुलिस ने हिसार के संत नगर स्थित सोनाली के घर पर आज 4 घंटे तक छानबीन की और 3 डायरियां बरामद की है। पुलिस ने सोनाली के लॉकर सील कर दिए हैं, लेकिन सोनाली के घर वालों को अब भी पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। वो हरियाणा के सीएम से मिलकर सीबीआई जांच की मांग करने की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान में तबाही मचाने के बाद बाढ़ का पानी गुजरात के कच्छ में पहुंच गया है। कच्छ के रण में दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कच्छ के रेगिस्तान में बाढ़ का पानी लगातार बह रहा है। रेगिस्तान में बनी सड़कें भी बाढ़ के पानी से जलमग्न हो गई है। दरअसल पाकिस्तान के सीमावर्ती सिंध प्रांत में भारी बारिश की वजह से बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। पाकिस्तान में बाढ़ ने 1000 से ज्यादा जिंदगियां लील ली है। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में जुमे की नमाज के दौरान बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई। इसमें तालिबान के सबसे बड़े धर्म गुरुओं में से एक मुल्ला मुजीबुर रहमान अंसारी मारा गया। मुल्ला ने तालिबान के विरोध पर सिर काटने का ऐलान किया था। माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे ISIS के खुरासान ग्रुप का हाथ है। तालिबान ने अब तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। पिछले महीने भी तालिबान का एक बड़ा नेता मारा गया था। आज हर भारतीय के लिए गर्व करने का दिन है, इसलिए आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम उस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व घटना का विश्लेषण करेंगे जिसके लिए भारत ने आजादी के बाद 75 वर्षों तक इंतजार किया है। जो भारत एक जमाने में सुई भी दूसरे देशों से आयात करता था, आज उसी भारत की नौसेना को उसका पहला अपना स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर मिल गया है। और यह एक ऐसा पल था जिसकी आज से 3 दशक पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वर्ष 1990 के दशक में जब भारतीय नौसेना के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर को रिटायर करने पर विचार चल रहा था, तब बहुत कम लोग ऐसे थे जिनका यह मानना था, जिन्हें विश्वास था कि हम अपने देश में एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बना सकते हैं। यानी उस समय बहुत कम लोगों को हमारे देश की क्षमताओं पर भरोसा था, लेकिन आज यह सपना हकीकत में बदल गया है और INS विक्रांत भारतीय नौसेना के बेड़े में आधिकारिक रूप से आज शामिल हो गया। अगले 1 घंटे में हम आपको इस विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर के महत्व के बारे में बताएंगे और इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि INS विक्रांत जैसे जंगी जहाज का भारत में निर्माण होना क्यों ऐतिहासिक है और इस समय हमारे लिए अपनी नौसेना को मजबूत करना क्यों बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आज INS विक्रांत की कमीशनिंग सेरेमनी के दौरान क्या क्या हुआ। असल में जब कोई जंगी जहाज नौसेना के बेड़े में शामिल होता है तो इस प्रक्रिया को कमीशनिंग कहते हैं। यानी इस हिसाब से आज INS विक्रांत भारतीय नौसेना के बेड़े में आधिकारिक रूप से शामिल हो गया है। INS विक्रांत में INS का मतलब होता है इंडिया नेवल शिप और विक्रांत शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है साहसिक या बहादुर। और एक दिलचस्प जानकारी यह भी है कि भगवत गीता के पहले अध्याय में भी विक्रांत शब्द का उल्लेख किया गया है। और अगर आप इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ध्यान से देखेंगे तो आपको पहली नजर में ही यह साहसिक और निर्भीक नजर आएगा, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। केरल के कोच्चि शिपयार्ड में आज इस एयरक्राफ्ट कैरियर की कमीशनिंग सेरेमनी हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल और भारतीय नौसेना के प्रमुख मौजूद थे। इस दौरान सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इसके बाद उन्होंने INS विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंप दिया। आप आज के शानदार कार्यक्रम की कुछ शानदार हाइलाइट्स इस वीडियो में पहले देख सकते हैं। The color guard giving salute to the flag. प्रधानमंत्री
एक तरीके से हाथ हिलाकर अभिवादन करते थे। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज दो बड़ी बातें कही हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली बड़ी बात उन्होंने कही, आईएनएस विक्रांत भारत के स्वदेशी कौशल का प्रतीक है और भारत आज उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो अपनी टेक्नोलॉजी से ऐसे बड़े जंगी जहाज खुद बना सकते हैं। अब तक दुनिया में एक क्षमता सिर्फ 6 देशों के पास थी और वो 6 देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली और चीन। लेकिन अब भारत भी इस क्लब में शामिल हो गया है। दूसरी बात, आईएनएस विक्रांत समुद्र में तैरता हुआ एक ऐसा विशाल शहर है जो भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है और यह भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा प्रमाण है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जो कैप यानी टोपी पहनी थी उसके एक तरफ R11 लिखा हुआ था जो कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर का पेनेंट नंबर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तरीके से विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। ये प्रधानमंत्री के कैप पर जो अभी आपने संख्या देखी, इसे हिंदी में पताका संख्या भी कहते हैं, जिससे किसी भी जंगी जहाज या युद्धपोत की पहचान होती है। और यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 1957 में जब भारत ने अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर ब्रिटेन से खरीदा था, तब उस जंगी जहाज का पेनेंट नंबर भी यही R11 था और उसे भी नौसेना में आईएनएस विक्रांत के नाम से ही जाना जाता था। दो तस्वीरें आप देखिए, यह पुराना आईएनएस विक्रांत है एक तरफ और दूसरी तरफ नया आईएनएस विक्रांत है। दोनों का पेनेंट नंबर एक ही है, यानी R11। आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग के अलावा आज कोची शिपयार्ड में भारतीय नौसेना को उसका नया ध्वज या फिर कहिए नया निशान भी समर्पित किया गया है और यह भी भारत के लिए आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मौका है। इस नए ध्वज में अब बाईं ओर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है और दाईं ओर अशोक स्तंभ बना हुआ है और इसके नीचे भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य लिखा है जो कुछ इस प्रकार है, शम नो वरुणम, यानी जल के देवता, वरुण हमारे लिए शुभ हो। इसके अलावा अशोक स्तंभ के इर्द गिर्द छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से लिया गया एक अष्टकोण है जिसे 8 दिशाओं का प्रतीक माना जाता है। यानी अब नए ध्वज में तिरंगा भी है, अशोक स्तंभ भी है और छत्रपति शिवाजी महाराज का अष्टकोण भी है, जो यह बताता है कि भारत गुलाम मानसिकता की बेड़ियों को तोड़कर अब बाहर निकल चुका है, अब भारत आजाद है। इससे पहले भारतीय नौसेना जिस ध्वज का प्रयोग करती थी उस पर सेंट जॉर्ज क्रॉस का निशान अंकित था, जो ब्रिटेन के राष्ट्रीय ध्वज यूनियन जैक से लिया गया था, यानी ये गुलामी का प्रतीक था। पहली बार वर्ष 2001 में इस लाल क्रॉस को नौसेना के ध्वज से हटा दिया गया था जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन वर्ष 2004 में जब देश में मनमोहन सिंह की सरकार आई तो इस लाल क्रॉस निशान की नौसेना के झंडे पर फिर से वापसी हो गई और इसके बाद वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तब उनकी सरकार ने यह फैसला किया कि इस ध्वज पर अशोक स्तंभ का जो चिन्ह है उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा जाएगा। हालांकि अब यह ध्वज काफी बदल गया है और इससे अंग्रेजों की गुलामी की याद दिलाने वाला सेंट जॉर्ज क्रॉस अब हमेशा के लिए हटा दिया गया है। आज 2 सितंबर 2022 की
ऐतिहासिक तारीख को इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराए। कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता में लिखा था, नवीन सूर्य की नई प्रभा, नवीन सूर्य की नवीन प्रभा, नमो नमो नमो, नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा, नमो नमो नमो। आज इसी ध्वज वंदना के साथ मैं ये नया ध्वज नौसेना के जनक छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को समर्पित करता हूं। अब हम आपको आईएनएस विक्रांत के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं ताकि आपका आईएनएस विक्रांत के साथ एक अच्छा परिचय हो जाए। आईएनएस विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी ये एक ऐसा जंगी जहाज है जिससे लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स टेक ऑफ कर सकते हैं, लैंडिंग कर सकते हैं, और इसीलिए ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र में तैरता हुआ एयरबेस भी कहा जाता है, क्योंकि आईएनएस विक्रांत आकार में बहुत विशाल है और युद्ध के दौरान इसे दुश्मन की नजरों से छिपाया नहीं जा सकता, ये इतना विशाल है। इसलिए इसमें मीडियम रेंज की कुल 32 ऐसी मिसाइल्स तैनात हैं जो सरफेस टू एयर यानी सतह से हवा में वार कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, आईएनएस विक्रांत AK-630 गन से लैस है और इस पर एंटी मिसाइल नेवल डेकॉय सिस्टम भी लगाया गया है जो इसकी तरफ आने वाली किसी भी लेजर गाइडेड मिसाइल को डाइवर्ट करके उन्हें चकमा दे सकता है और अपनी सुरक्षा कर सकता है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर 262 मीटर लंबा है, 59 मीटर ऊंचा है और 62 मीटर चौड़ा है और इसका कुल वजन है 45,000 टन यानी 4 करोड़ 50 लाख किलोग्राम। इसके अलावा इसका एविएशन हैंगर भी ओलंपिक खेलों के 2 स्विमिंग पूल्स के बराबर है। एयरक्राफ्ट कैरियर में हैंगर उस जगह को कहते हैं जहां लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स को पार्क किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो ये इस जंगी जहाज का पार्किंग एरिया है जहां अधिकतम 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स को पार्क किया जा सकता है। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि आईएनएस विक्रांत एक समय में 30 फाइटर जेट्स के साथ समुद्र में दुश्मन पर नजर रख सकेगा और वो भी तैरते हुए। फिलहाल रशिया में निर्मित MiG-29K फाइटर जेट्स और कामोव 31 हेलीकॉप्टर्स को इस जंगी जहाज के पीछे के हिस्से में रखा गया है और रशिया में बना MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी इस जंगी जहाज पर रखे जा सकते हैं यानी और यहां से इन्हें ऑपरेट किया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में कुल 4 गैस टरबाइन इंजन्स लगे हैं जो 88 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। यह बिजली इतनी है कि इससे आधे जयपुर जैसे शहर को पावर सप्लाई हो सकती है। आईएनएस विक्रांत की अधिकतम गति 51 किलोमीटर प्रति घंटा है जबकि सामान्य गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसमें कुल मिलाकर 14 फ्लाइट डेक्स हैं जो 12,500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैले हैं। फ्लाइट डेक्स उस जगह को कहते हैं जहां से लड़ाकू विमान टेक ऑफ या लैंडिंग करते हैं। आप चाहें तो इसे रनवे भी कह सकते हैं जो लगभग 2.5 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर है। और सबसे अहम बात, इसमें 16 बेड का एक आधुनिक अस्पताल है।
एक आधुनिक किचन है जहां हर घंटे 3000 रोटियां बनाई जा सकती हैं और इसमें कुल मिलाकर 2400 कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जिन्हें 1600 लोगों के क्रू के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जिनमें 200 अफसर भी होंगे। इसके अलावा यह पूरा जंगी जहाज 18 मंजिल का है, यानी अगर आप देखेंगे तो यह जंगी जहाज किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग के बराबर ऊंचा है। आप ये समझ लीजिए बहुत बड़ी इमारत है जिसमें 18 मंजिल है और ये एक बार ईंधन भरने पर 45 दिनों तक समुद्र में तैर सकता है और इसे बनाने में कुल मिलाकर 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। 20,000 करोड़ रुपए। आईएनएस विक्रांत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह भारत में ही तैयार हुआ है, यानी ये स्वदेशी है और इसका 75% हिस्सा पूरी तरह से स्वदेशी है, हमारे देश में बना है। इस जंगी जहाज का जो मूल ढांचा तैयार हुआ उसमें 80% स्पेयर पार्ट्स ऐसे लगाए गए जो पूरी तरह भारत में निर्मित थे। इसके बाद इस जहाज को पूरी तरह तैयार करने में जो स्पेयर पार्ट्स लगे, जो इंजन और मशीनरी लगाई गई, जो इस जहाज को पावर देते हैं, इसको चलाता है जो इंजन, उसका 50% जो हिस्सा है वो भारत में बना था और स्वदेशी था और 50% हमने बाहर से लिया। और इसमें जो हथियार और प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया है, यानी जो फाइटिंग कंपोनेंट्स लगाए गए हैं, उनमें से 70% विदेशों में बने हैं और 30% भारत में बने हैं। यहां नोट करने वाली एक बात यह भी है कि एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए खास तरह के स्टील की आवश्यकता होती है, जिसे वॉरशिप ग्रेड स्टील कहते हैं, जिसके लिए एक जमाने में भारत पूरी तरह से रशिया पर निर्भर था। लेकिन जब भारत ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का फैसला किया, उस समय रशिया ने भारत को यह स्टील देने से इनकार कर दिया, जिससे इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का काम 2 वर्षों तक ऐसे ही अटका रहा। और जब भारत को यह लगा कि रशिया उसकी मदद नहीं करेगा, तब डीआरडीओ और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर बनने का प्रण लिया और कुछ ही वक्त में भारत ने खुद से इस स्टील को विकसित कर लिया, यानी यह स्टील हमने खुद से बनाना शुरू कर दिया और बाद में आईएनएस विक्रांत का निर्माण हमने अपने देश में बने इसी स्टील से किया है। और यह एयरक्राफ्ट कैरियर कुल 13 वर्षों में बनकर तैयार हुआ है। 13 वर्षों का लंबा समय लगा है। अभी पूरी दुनिया में सिर्फ 8 देश ऐसे हैं जिनके पास आईएनएस विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। इनमें अमेरिका के पास सबसे ज्यादा 11, चीन के पास 3, इटली, ब्रिटेन और भारत के पास 2-2, जबकि फ्रांस, रशिया और स्पेन के पास इस समय 1-1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। यानी इस समय पूरी दुनिया में कुल मिलाकर 8 देशों के पास ही 22 एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। हालांकि अगर हेलीकॉप्टर कैरियर्स को भी इसमें शामिल कर लें तो उस हिसाब से 14 देशों के पास कुल मिलाकर पूरी दुनिया में 47 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं। बड़ी बात यह है कि इस मामले में भारतीय नौसेना रशिया, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों की
नौसेना से भी आगे निकल गई है, जिनकी नौसेना के पास अभी एक एयरक्राफ्ट कैरियर ही है। हालांकि रशिया के पास पहले 2 ऐसे जंगी जहाज थे, जिनमें से एक यूक्रेन युद्ध के दौरान इसी साल नष्ट हो गया था। समुद्र में भारत की इस ताकत से जो देश आज सबसे ज्यादा चिंतित होगा वो है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है और चीन भी भारत की इस उपलब्धि पर बहुत बारीकी से नजर रख रहा है। इसलिए आज इस बात का विश्लेषण करना भी बहुत जरूरी है कि भारत समुद्र में चीन का मुकाबला कैसे करेगा। अगर आप इस नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो आपको भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ नजर आएगा। पश्चिम में भारत की समुद्री सीमाएं अरब सागर से लगती हैं, दक्षिण में हिंद महासागर से और पूर्व में हमारे देश की सीमाएं बंगाल की खाड़ी को छूती हैं और भारत की तटीय रेखा लगभग 7,516 किलोमीटर की है, तटीय सीमा जो हमारी है। और भारत के लिए यहां चुनौती यह है कि अब तक हम चीन को रोकने के लिए जितने भी प्रयास कर रहे थे, उनमें से ज्यादातर कोशिशें हिमालय की ऊंची चोटियों पर की गई थी, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी तक चीन जो हम पर हमला करता था वो हिमालय के पहाड़ों के पीछे से करता था। लद्दाख और उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना को रोकने के लिए भारत ने LAC पर अपनी सेना की जबरदस्त तैनाती की है, लेकिन चीन के इरादे इतने खतरनाक हैं कि वो जमीन पर भी भारत को चुनौती देने के लिए अपने क्षेत्र में सड़कें, हाईवेज और बड़े बड़े पुल बना रहा है और समुद्र में भी चारों तरफ से भारत की घेराबंदी अब कर रहा है। चीन की इस रणनीति को पूरी दुनिया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जानती है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है मोतियों की एक माला। अमेरिका ने पहली बार वर्ष 2004 में इस शब्द का इस्तेमाल किया था और कहा था कि चीन अलग अलग देशों के बंदरगाहों को अपने नियंत्रण में लेकर वहां अपने नौसैनिक अड्डे स्थापित कर रहा है, जिनका मकसद भारत जैसे देशों की घेराबंदी करना है। इस बात को आप इस नक्शे से समझिए। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, सोमालिया और सूडान तक चीन ने अपने नेवल बेसेस बना लिए हैं। इन सब जगहों पर चीन के नेवल बेस हैं। अब जब आप इन सभी नेवल बेसिस को एक साथ दुनिया के नक्शे पर देखेंगे तो आपको मोतियों की एक माला जैसा आकार नजर आएगा, जिससे भारत समेत कई देश घिरे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि हिंद महासागर में व्यापार के लिए भारत जिस रूट का इस्तेमाल करता है, उस रूट के इर्द गिर्द भी चीन ने अपना एक घेरा बना लिया है, जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय है। इसलिए भारत को अभी यह देखना होगा कि वो लद्दाख और उत्तर पूर्व की सीमा पर तो चीन को हिमालय के पहाड़ों पर कड़ी चुनौती दे रहा है, लेकिन समुद्र में वो उसका मुकाबला कैसे करेगा। और बड़ी बात यह है कि इसमें व्यापार भी शामिल है। जो रूट है इंडियन ओशन का, जो एक बहुत बड़ा व्यापारिक रूट माना जाता है, अगर चीन ने उसे बंद कर दिया तो इसे आप कह सकते हैं कि ये आर्थिक रूप से भारत के व्यापार का गला घोट देगा, चोक कर देगा भारत के व्यापार को। और चीन का इन पूरे इलाके पर नजर है, इस पानी पर अब चीन की नजर है। यानी चीन आपको दोनों तरफ से घेरेगा, हिमालय के पहाड़ों के पीछे से भी घेरेगा और समुद्र के पानी के जरिए भी वो भारत को छूने की कोशिश करेगा। और हमें ऊपर से जो हमारी 3 दिशाएं हैं वहां भी अपनी रक्षा करनी है, जमीन के जरिए, पहाड़ों के पीछे से, और यहां जो 3 दिशाओं से पानी है, इस पानी पर भी हमें अपनी रक्षा करनी है। Let go lines. Let go lines. Full ahead both sharp. इस समय पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद चीन के पास सबसे ताकतवर नौसेना है, जबकि भारत इस सूची में दुनिया में 4थे स्थान पर है और रशिया 3रे स्थान पर है। इस समय चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इनमें INS विक्रांत के अलावा INS विक्रमादित्य भी है, जो भारतीय नौसेना के बेड़े में वर्ष 2013 में शामिल हुआ था।
चीन के पास 79 सबमरीन्स यानी पनडुब्बियां, निगरानी करने वाले 152 युद्धपोत और 90 छोटे और बड़े वॉरशिप्स हैं, जबकि भारत के पास 17 सबमरीन्स यानी पनडुब्बी हैं, निगरानी करने वाले 128 युद्धपोत हैं और कुल मिलाकर 23 वॉरशिप्स हमारे पास हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो चीन के पास इस समय 777 युद्धपोत, जंगी जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जबकि भारतीय नौसेना के पास अभी इस तरह के 295 युद्धपोत और जंगी जहाज मौजूद हैं। तो चीन के सामने तो अभी हमारी नौसेना आपको थोड़ी छोटी नजर आएगी, हमारे पास हथियार भी कम है उनसे और जहाज भी हमारे पास कम है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब हमें पहाड़ों के साथ साथ पानी पर भी ध्यान देना है। हालांकि आईएनएस विक्रांत के आने से भारतीय नौसेना की ताकत अब बहुत मजबूत होगी और यह दुश्मन देशों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। और ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वर्ष 1957 में जब भारत ने ब्रिटेन से अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा था, तब उसका नाम भी आईएनएस विक्रांत ही रखा गया था और यह एयरक्राफ्ट कैरियर 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बहुत काम आया था। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को भारत ने ब्रिटेन से खरीदा और इसे वहां पर HMS हरक्यूलिस कहा जाता था। और वर्ष 1943 में जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था, तब अंग्रेजों ने इसी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का काम शुरू किया था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध की वजह से यह काम कुछ वक्त के बाद रोकना पड़ा था। इसके बाद वर्ष 1957 में भारत ने यह जंगी जहाज खरीदा ब्रिटेन से और वर्ष 1961 में यह भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ। और 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, तब भारतीय नौसेना ने इस जंगी जहाज की तैनाती बंगाल की खाड़ी में की थी, जिसकी मदद से वायुसेना पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना को सरेंडर करवाने में कामयाब रही और इसी के बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश नाम से एक अलग देश बना। इससे आप समझ सकते हैं कि ऐसे इस तरह के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं वो युद्ध के दौरान कितने निर्णायक साबित होते हैं, युद्ध में ये बहुत काम आते हैं। हालांकि भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर वर्ष 1997 में रिटायर हो गया था और इसी के बाद स्वदेशी एयरक्राफ्ट बनाने की चर्चा शुरू हुई और यह सपना अब जाकर हकीकत में बदला है। उस जमाने की कुछ तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई। आज हम आपका परिचय भारत की नौसेना के उस इतिहास से भी करवाना चाहते हैं जिसकी जानकारी अभी शायद बहुत कम लोगों को है। दरअसल हमारे देश के ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि भारत में नौसेना की स्थापना अंग्रेजों के आने के बाद हुई थी, जबकि ये बात गलत है। आज जब हमारी टीम इस विषय पर रिसर्च कर रही थी तो हमें पता चला कि प्राचीन काल से लेकर भारत में अंग्रेजों के आने तक ऐसी कई घटनाएं हुई जिनसे यह पता चलता है कि भारत में नौसेना का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है और 13वीं शताब्दी तक हिंद महासागर पर भारतीय उपमहाद्वीप का ही वर्चस्व हुआ करता था। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि 5000 वर्ष पहले जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस समय इस सभ्यता के लोग प्राचीन मिस्र की मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों के साथ समुद्री व्यापार करते थे और इसके लिए समुद्री जहाजों का प्रयोग होता था। 1960 के दशक में जब गुजरात में लोथल में पुरातत्व सर्वे के लिए खुदाई की गई, तब लोथल नाम की इस जगह से एक डॉक मिला जिससे पता चलता है कि लोथल सभ्यता के दौरान भी समुद्री जहाजों का इस्तेमाल हुआ करता था। लोथल सिंधु घाटी के समकालीन सभ्यता थी, यानी ये डॉक भी लगभग 4500 साल से ज्यादा पुराना हो सकता है। उसी की तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा चंद्रगुप्त, आर्यभट्ट, विजयनगर और कलिंग साम्राज्य तक भारत में नौसेना का इतिहास रहा और बाद में चोल वंश के राजाओं और मराठा शासकों ने भी काफी शक्तिशाली नौसेनाएं बनाई। चोल राजवंश का साम्राज्य दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था और उसके राजा प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम जैसे शासकों ने अपने कार्यकाल में नौसेना को काफी मजबूत किया। दरअसल 9वीं और 10वीं शताब्दी में चोल राजवंश के चीन से बड़े अच्छे रिश्ते थे। उस समय चीन में सोंग राजवंश का शासन था और दोनों साम्राज्यों के बीच काफी व्यापार होता था और व्यापार करने के लिए चोल साम्राज्य को अपने समुद्री जहाज इंडोनेशिया और मलेशिया के रास्ते चीन भेजने होते थे, जिसका इन देशों के शासकों द्वारा विरोध किया जाता था।
और इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी नौसेना मजबूत की और इंडोनेशिया के श्री विजय राजवंश से युद्ध किया और इस युद्ध में जीते भी। इस लड़ाई से चोल साम्राज्य अपने समुद्री व्यापार मार्ग को सुरक्षित रख सका और उसकी नौसेना मलेशिया जैसे देशों के लिए काफी खतरनाक साबित हुई और इसके कुछ तथ्य भी मौजूद हैं। तमिलनाडु में वर्ष 1887 का एक शिलालेख सुरक्षित करके रखा गया है। एक नौसैनिक का जिक्र किया गया है जिसे अमाराकोन पल्लव रायन कहा जाता है। अमाराकोन का मतलब होता है किसी समुद्री तट पर नौसेना का नेतृत्व करने वाला सेनापति। चोल साम्राज्य के विस्तार और उसे इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में उसकी नौसेना की बहुत बड़ी भूमिका थी। चोल राजवंश के अलावा पहली और दूसरी शताब्दी में भारत के दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तट पर सातवाहन वंश का शासन था और इसके शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। उनके पुत्र श्री पुलमवी के शासनकाल का एक सिक्का आज हमें मिला जिस पर एक नौका की तस्वीर खुदी हुई है, जिससे यह पता चलता है कि पहली सदी में भी भारतीय शासक समुद्री शक्ति के रूप में कितने बड़े थे। यह वो तस्वीर है जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। चोल राजवंश के बाद मराठा साम्राज्य ने भी अपनी नौसैनिक शक्ति का काफी विस्तार किया। छत्रपति शिवाजी महाराज पहले ऐसे मराठा योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए अपनी खुद की नौसेना बनाई और इस नौसेना ने 40 वर्षों तक ब्रिटेन और पुर्तगाल से आए लुटेरों को रोक कर रखा। भारतीय नौसेना के अनुसार उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना में कुल 5000 सैनिक थे जो 60 समुद्री जंगी जहाजों का संचालन करते थे। वर्ष 1680 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई उसके बाद उनकी नौसेना कमजोर पड़ने लगी और अंग्रेजों की नौसेना छल कपट से उस पर हावी हो गई। वैसे वर्ष 1686 में अंग्रेजों ने बॉम्बे मरीन नाम से नौसैनिकों की एक टुकड़ी बना ली थी और कई युद्धों में इस नौसेना का इस्तेमाल किया गया था। वर्ष 1830 में बॉम्बे मरीन का नाम बदलकर हर मैजेस्टीज इंडियन नेवी कर दिया गया और फिर 1892 में उसका नाम रॉयल इंडियन मरीन रखा गया। 1934 में रॉयल इंडियन मरीन को रॉयल इंडियन नेवी का रूप दे दिया गया और भारत की आजादी तक इसका यही नाम रहा, यानी रॉयल इंडियन नेवी। और आखिर में हम आपको ये वही तस्वीर दिखा रहे हैं जो शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो राज मुद्रा थी जिससे प्रेरित होकर अब नौसेना का ये नया चिन्ह बनाया गया है और इसमें ये एक अष्टकोण है। अष्टकोण का मतलब है 8 दिशाएं और ये अष्टकोण 8 दिशाओं का सूचक है, जिसके अंदर आपने देखा होगा नौसेना का ये जो नया एनसाइन है इसमें नीचे एक एंकर है और एंकर के ऊपर अशोक स्तंभ आपको नजर आएगा। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके बारे में कहा है, वो भी आपको सुनना चाहिए। हमारे वेदों में भी नौकाओं, जहाजों और समुद्र से जुड़े कितने ही मंत्र आते हैं। वैदिक काल से लेकर गुप्त काल और मौर्य काल तक भारत के समुद्री सामर्थ्य का डंका पूरे विश्व में बजता था। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने इस समुद्री सामर्थ्य के दम पर ऐसी नौसेना का निर्माण किया जो दुश्मनों की नींद उड़ाकर रखती थी। जब अंग्रेज भारत आए तो वो भारतीय जहाजों और उनके जरिए होने वाले व्यापार की ताकत से घबराए रहते थे। तो ये एक बहुत अहम आज ऐतिहासिक दिन है, जैसा कि हमने सबसे पहले आपको बताया था। किसी भी भारतीय के लिए ये एक गर्व का दिन है क्योंकि आज हमने अपने देश में बना हुआ स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आज आधिकारिक रूप से अपनी नौसेना में शामिल किया है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात हमारे लिए यह है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज, ये शानदार तस्वीरें देश के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को देखनी चाहिए आईएनएस विक्रांत की।
दूसरी बड़ी बात यह है कि हमने 75 साल की जो गुलामी का चिन्ह अभी भी हमारे नौसेना के ध्वज पर लगा हुआ था, आज उस गुलामी के चिन्ह को हमने हटा दिया है। और आज इसलिए भी भारतीयों के लिए गर्व करने का दिन है क्योंकि हमने छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित होकर, आज उन्हीं की राज मुद्रा से प्रेरित होकर अपने नौसेना के नए चिन्ह को नौसेना के ध्वज पर अंकित किया है, जो आपके सामने है। और तीसरी बड़ी बात आज की यह है कि इस समय चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे खतरनाक पड़ोसी है। और चीन अभी तक आप जो सुनते आए होंगे, हमें हिमालय के पीछे से चुनौती देता आ रहा है। और आपने देखा होगा लद्दाख में और उत्तर पूर्व में, अरुणाचल प्रदेश के आसपास, वहां हम चीन से निपटने के लिए, लड़ने के लिए लगातार तैयारी करते रहे हैं। लेकिन अब चीन दूसरी तरफ से भी हमारे करीब आ रहा है, और वो है पानी के रास्ते, समुद्र के रास्ते। और उसके लिए हमें उतनी ही मजबूत नौसेना चाहिए जितनी मजबूत आज हमारी थल सेना है या हमारी एयरफोर्स है। जो शिप हमने आपको दिखाया अभी, इसमें रशिया में निर्मित MiG-29K फाइटर जेट्स तैनात होंगे और रशिया में ही बने कामोव 31 हेलीकॉप्टर्स इस जंगी जहाज के पीछे के हिस्से में पार्क रहेंगे। कुल मिलाकर 30 फाइटर एयरक्राफ्ट इस शिप पर पार्क किए जा सकते हैं। और अमेरिका में बना हुआ MH-60R हेलीकॉप्टर भी इसमें जो है तैनात रहेगा। तो 30 एयरक्राफ्ट वाला एक बहुत बड़ा विशाल जंगी जहाज है। आप कह सकते हैं कि यह छोटा मोटा तैरता हुआ एक एयरपोर्ट है। और इस एयरपोर्ट पर हमारे 30 जहाज या हेलीकॉप्टर कभी भी लैंड कर सकते हैं, कभी भी टेक ऑफ कर सकते हैं, और वो यहीं पर पार्क्ड रहेंगे। तो आप सोचिए, एक ऐसा तैरता हुआ एयरपोर्ट जो पानी में तैरता रहेगा, जिस पर हर समय आपके 30 फाइटर जेट्स या हेलीकॉप्टर्स खड़े रहेंगे, हर समय तैनात रहेंगे, 24 घंटे, हर मिनट, हर सेकंड, और वो देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। अब हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण दिखाने वाले हैं। अब हम मृत्यु को चुनौती देने वाली एक वैज्ञानिक शक्ति और उसके सामाजिक प्रभाव के बारे में आपसे बात करेंगे। अंतिम संस्कार के बाद भी मरे हुए लोगों से मुलाकात करवाने वाली इस तकनीक को लेकर दुनिया में आजकल एक बहस छिड़ी हुई है, और वो ये है कि क्या मृत्यु के बावजूद किसी व्यक्ति को टेक्नोलॉजी की मदद से अपने जीवन में बनाए रखना उचित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसे लोगों से बात करवाई जा रही है आजकल जो मर चुके हैं। यह ऐसा ही है जैसे मौत के बाद भी कोई व्यक्ति अपनी ही शोक सभा में आ जाए और वहां मौजूद लोगों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बात करने लगे। यानी आप अंदाजा लगाइए, आप किसी के अंतिम संस्कार में गए हैं और जिसके अंतिम संस्कार में गए हैं उसी का एक डिजिटल अवतार आपके सामने आकर खड़ा हो जाए और आपसे बात करने लगे। या आप किसी की शोक सभा में गए हैं और जिसकी शोक सभा में गए हैं वही व्यक्ति आपके व्हाट्सएप पर आपको एक वीडियो भेजे और कहे कि आप मेरी शोक सभा में जरूर आइएगा, तो आपको कैसा लगेगा? अमेरिका की एक कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक 87 साल की मृत महिला से उनके परिवार और उनके करीबी लोगों की बातचीत करवाई है। और ये 87 साल की जो महिला हैं वो इसी वर्ष 29 जुलाई को उनका निधन हुआ था, जिनकी याद में 14 अगस्त को एक शोक सभा रखी गई। इसमें आए लोगों ने इस मरीना स्मिथ नाम की महिला से साक्षात बातचीत की। पहले आप इस शोक सभा का यह हैरान करने वाला वीडियो देखिए, जिसमें जिस व्यक्ति के शोक सभा में ये लोग आए हैं वही व्यक्ति उन लोगों से बात कर रहा है। Say at your funeral, I was at my funeral. I'm so pleased that I met so many good people who influenced my life, and I had a happy family life. I had a husband, and I feel my life was planned in there by the Almighty One, and I feel it's coming to conclusion under His guidance, because my work here is completed, and it's a higher realm to go to. And I've seen my sons doing great things and leading their children. इस बातचीत के लिए जो एक मृत व्यक्ति ने की अपने रिश्तेदारों से, परिवार से और जानने वाले लोगों से ली, इसके लिए मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली गई।
इसमें मृत्यु से पहले ही इस महिला के वीडियोस को रिकॉर्ड कर लिया गया था और जब शोक सभा में लोगों ने उनके जीवन से जुड़े हुए सवाल उनसे पूछे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस महिला ने उन तमाम सवालों के जवाब दिए। ये इस टेक्नोलॉजी का एक शुरुआती प्रयास है। भविष्य में इसमें 3D वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी और AI की मदद से मरे हुए इंसान का एक नकली प्रतिरूप भी तैयार किया जा सकता है और उससे फिर बातचीत करना भी संभव हो जाएगा। विज्ञान की नजर से देखें तो यह आपको एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी लग सकती है, लेकिन इस खबर का दूसरा पहलू यह है कि जीवन और मृत्यु के चक्र को हमें स्वीकार करना चाहिए। इंसान मृत्यु पर हमेशा से विजय पाना चाहता था। वो मृत्यु के सत्य को मानने की बजाय अमर होने की चाहत शुरू से रखता आ रहा है, क्योंकि कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता। यह बात हर इंसान जानता है कि अगर उसका जन्म हुआ है तो मृत्यु भी जरूर होगी, लेकिन इंसान जो है वो मृत्यु के बारे में सोचना नहीं चाहते, मृत्यु से मुंह फेर लेना चाहते हैं और मृत्यु का जो सत्य है उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। इसलिए हर इंसान मृत्यु को टालते रहना चाहता है। लेकिन क्या यह उचित है? क्या जीवन और मृत्यु के चक्र को तोड़ना और मृत्यु को अस्वीकार करना समाज में मानसिक अवसाद का कारण बन सकता है? इंसान की शुरू से यह कोशिश रही है कि किसी तरह मृत्यु को टाल दिया जाए और इंसान शुरू से अमर होना चाहता था। इसके लिए उम्र बढ़ाने वाली टेक्नोलॉजीज पर लगातार कई दशकों से रिसर्च किए जा रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां एंटी एजिंग टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रही हैं और इसमें बहुत पैसा लगा रही हैं कि कभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मिल जाए जिससे मृत्यु को या तो मृत्यु पर हमेशा के लिए विजय प्राप्त हो जाए या फिर ऐसा कुछ हो कि मृत्यु को कुछ समय के लिए धकेल दिया जाए पीछे। यानी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए जिसमें इंसान 100, 125, 150, 200 वर्षों तक जिंदा रह सके। सोचिए, मान लीजिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए जिसमें अब आप 100, 150 वर्षों तक जिंदा रह सकते हैं। वैज्ञानिक ऐसे तमाम तरीकों पर काम कर रहे हैं जिनसे इंसान के सेल्स यानी शरीर की कोशिकाओं को फिर से नया बनाया जा सके, यानी आपको बुढ़ापा आएगा ही नहीं। उम्र की रफ्तार को रोक देने की चाहत ने करोड़ों रुपए का एक नया बाजार खड़ा कर दिया है। दुनिया भर में एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का बाजार करीब 12 लाख करोड़ रुपए का है और 2025 तक यह बढ़कर 48 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। यानी इंसान हर कीमत पर एक तो मृत्यु को टालना चाहता है, दूसरा बुढ़ापे को टालना चाहता है और सदैव जवान दिखना चाहता है। हमारे शास्त्रों में मृत्यु को अंतिम सत्य कहा गया है। जो पैदा होता है उसकी मृत्यु होना भी निश्चित है। मनुष्य की मुक्ति के लिए हमारे यहां मौत के 13 दिन के बाद तर्पण की प्रथा है ताकि दिवंगत व्यक्ति को पूरी तरह से मुक्ति मिल सके। लेकिन अब विज्ञान की मदद से उसी मृत व्यक्ति को लगातार अपने संदर्भों में जिंदा रखने के प्रयास हो रहे हैं। आपको याद होगा कुछ महीने पहले तमिलनाडु के कृष्णागिरी में एक शादी हुई थी। इसमें यह शादी मेटावर्स में की गई थी और इसमें मेटावर्स की मदद से दुल्हन के दिवंगत पिता को भी उनके एक डिजिटल अवतार के रूप में बुलाया गया था और इसके लिए 3D मॉडल बनाए गए और एक वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड तैयार किया गया था। मेटावर्स एक आभासी दुनिया होती है जहां लोग वर्चुअली मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपनी भावनाएं एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। दक्षिण कोरिया में भी इसी टेक्नोलॉजी से कुछ समय पहले एक मां को उसकी मर चुकी बेटी से मिलवाया गया था। इस बच्ची की 7 साल की उम्र में मौत हो गई थी, लेकिन मेटावर्स की तरह इस बच्ची का एक 3D मॉडल तैयार किया गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस मां और बेटी की बातचीत करवाई गई। ये सभी घटनाएं जीवन और मृत्यु पर एक नई बहस को जन्म दे रही हैं। अब सोचिए, वो जो मां थी जब वो वर्चुअली अपनी बच्ची को छू कर देख रही है, ये एक आभासी दुनिया है, लेकिन वो अपनी मृत बेटी को छू सकती है, उससे बात कर सकती है। आप सोच सकते हैं उस मां की भावनाएं उस समय कैसी रही होंगी जब उस मां ने अपनी मृत बेटी को देखा होगा। और ये सब कुछ वर्चुअली तैयार किया गया था और ये जो मृत बच्ची है ये अपनी मां से बात कर रही है, कह रही है कि मां, आप इतने दिनों तक कहां रहीं? आप मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई? मुझे आपकी बहुत याद आती थी। 나연이 잘 있었어? 엄마 나연이 보고 싶었어.
अब यहां पर बड़ा प्रश्न यह है कि आपने इस मां को अपनी मृत बेटी से मिलते हुए देखा, लेकिन क्या यह सही है? क्या ऐसा करना सही होगा? क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है या फिर नहीं है? हो सकता है विज्ञान एक दिन मृत्यु को भी हरा दे, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है विज्ञान एक दिन मौत को कुछ और वर्षों के लिए पीछे धकेल देगा। इंसानों द्वारा मृत्यु के सत्य को बदलना ठीक है या नहीं? यह सही मायने में मृत्यु पर विजय है या फिर से सिर्फ एक भ्रम है जो इंसानों को शायद गहरे डिप्रेशन में भी डाल सकता है? ऐसी टेक्नोलॉजीज पर इसी एंगल से आज विचार करना बहुत जरूरी है। एक पुरानी कहावत है कि अपनी ताकत से दुनिया में सब कुछ जीता जा सकता है, लेकिन भरोसा जीतना सबसे कठिन काम है, क्योंकि भरोसा सिर्फ कमाया जाता है, इसे छीना नहीं जा सकता। इसलिए यह कहा जाता है कि भरोसा और विश्वास दुनिया की सबसे दुर्लभ चीजें हैं। और आज हम आपको दुनिया भर के सबसे भरोसेमंद लोगों के बारे में और दुनिया भर में सबसे भरोसेमंद प्रोफेशंस के बारे में बताएंगे। आपको सबसे ज्यादा विश्वास किस पर है? डॉक्टरों पर है, वकीलों पर है, पुलिस पर है, नेताओं पर है? आज ये बताएंगे। आप खुद भी सोचिए, आप सबसे ज्यादा विश्वास किस पर करते हैं, और हम आपको यह भी बताएंगे कि पूरी दुनिया के लोग किस पर विश्वास करते हैं। 28 देशों में किए गए एक सर्वे के आधार पर 2022 की ग्लोबल ट्रस्टवर्दीनेस रिपोर्ट तैयार हुई है, और इस रिपोर्ट में दुनिया के सबसे भरोसेमंद पेशों के बारे में, प्रोफेशंस के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार दुनिया भर के लोग डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और शिक्षकों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। पहले नंबर पर डॉक्टर हैं, दूसरे पर वैज्ञानिक, तीसरे पर शिक्षक। जबकि नेताओं पर और मंत्रियों पर दुनिया भर के लोगों का विश्वास सबसे कम है। यानी समाज और मानवता की सेवा करने वालों पर दुनिया के लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, जबकि सेवा का मेवा खाने वालों पर दुनिया के लोग भरोसा कम करते हैं। इस रिपोर्ट में डॉक्टर्स पर दुनिया भर के 59% लोग, वैज्ञानिकों पर 57%, शिक्षकों पर 52%, सेना पर 41%, पुलिस पर 37%, जजों पर 35% लोग भरोसा करते हैं। और आपका इसमें दिमाग में यह भी सवाल जरूर आएगा कि दुनिया भर में जो न्यूज एंकर्स हैं और जो पत्रकार हैं, उन पर लोग कितना भरोसा करते हैं? क्योंकि आप मीडिया वालों से भी पूछते होंगे कि आप बाकी प्रोफेशन के लोगों पर तो बता रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर नहीं बता रहे। तो ये पूरी दुनिया का जो सर्वे है, इसमें न्यूज एंकर्स पर 28% लोगों को भरोसा है, सिर्फ 28%, और पत्रकारों पर 25% लोग विश्वास करते हैं। इन आंकड़ों में सबसे बुरा हाल नेताओं का है। सरकारों के मंत्रियों पर मात्र 16% लोग भरोसा करते हैं, और अपने नेताओं पर सिर्फ 12% लोग भरोसा करते हैं। अब इस रिपोर्ट को भारत के नजरिए से देखिए। पूरी दुनिया की तुलना में भारत के लोग सबसे ज्यादा अपनी सेना पर विश्वास करते हैं। 64% लोगों ने सेना पर भरोसा जताया। दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पर इस मामले में स्वीडन और अमेरिका हैं, जो अपनी सेना पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। विरोधाभास यह है कि दुनिया के आंकड़ों में सरकार के मंत्रियों और नेताओं पर भरोसा कम है, लेकिन इसमें भी भारत सबसे अलग है, क्योंकि नेताओं पर सबसे ज्यादा भरोसा भारत के लोग करते हैं। यहां सरकार के मंत्रियों पर 31% और नेताओं पर 28% लोग विश्वास करते हैं। दुनिया के आंकड़ों में जज और पुलिस पर भरोसा ज्यादा है, लेकिन इसके मुकाबले भारत के लोग पुलिस और जजों पर सबसे कम भरोसा करते हैं। कुल मिलाकर इस रिपोर्ट का सार यह है कि समाज और मानवता के लिए काम करने वाले लोगों का आज भी जनता पर सबसे ज्यादा प्रभाव है, और उनकी विश्वसनीयता इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब आखिर में आज का इतिहास। वर्ष 1946 में आज ही के दिन भारत की अंतरिम सरकार बनी थी। इस सरकार का काम ब्रिटिश राज से आजाद होकर नए राष्ट्र का गठन करना था। इस सरकार ने 15 अगस्त 1947 को भारत के आजाद होने तक काम किया। 1945 में आज ही के दिन दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था। इस युद्ध के लिए पूरी दुनिया 2 समूहों में बंट गई थी, और इन समूहों का नाम था अलाइज और एक्सिस। अंत में जापान द्वारा आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के साथ ही यह युद्ध समाप्त हो गया था। 1969 में आज ही के दिन अमेरिका के न्यूयॉर्क में पहली ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम को दुनिया के सामने पेश किया गया था। और आखिर में आपके लिए विश्व प्रसिद्ध पुस्तक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के लेखक J.R.R. टॉल्कियन का कथन, जिनकी आज पुण्यतिथि है। उन्होंने कहा था, जो काम कभी शुरू नहीं किया जाता वही सबसे देर में खत्म होता है, इसलिए छोटी ही सही शुरुआत जरूर करनी चाहिए। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।